हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोइट्री इज वास्ट विथ वेरियस फॉर्म, फीचर्स एंड एलिमेंट्स। तो पोइट्री सिर्फ पोइट्री को अगर हम ड्रामा से डिफरेंशिएट करें या सिंपल वर्ड्स में देखें तो पोइट्री में बहुत सारे ऐसे फीचर्स और फॉर्म्स और एलिमेंट्स होते हैं जो उसको हर जॉनर से अलग करते हैं। Beowulf is considered to be the oldest example of poetry dating back to 8th century. Romance and poetic verses form were popular during the Anglo-Norman period. Chaucer is called the father of English poetry. His most acclaimed collection of poems, The Canterbury Tales, narrates various pilgrimage tales. तो हमने सारे पीरियड्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के टाइम पर जब फ्रेंच लैंग्वेज का था तब रोमांस बहुत ज़्यादा देखा जाता था पोइट्री में। और जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। उन्होंने इंग्लिश पोइट्री में बहुत सारा अच्छा काम किया है। और उनकी सबसे फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर वर्क द कैंटरबरी टेल्स है, जिसमें वो बहुत सारे पिलग्रिमेज की टेल्स थ्रू पोइट्री बताते हैं। English poetry. Poetry is form of writing that use not only words but also form patterns of sound, imaginary and figurative language to convey the message. तो पोइट्री सिर्फ लिखने का ही वर्ड्स ही नहीं यूज होते, उसमें बहुत सारे अलग फॉर्म, पैटर्न, साउंड, राइम, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो पोइट्री को पोइट्री बनाते हैं। In general, poetry deals with particular things in concrete language since our emotions most readily respond to these things. From the poem's particular situation, the reader may then journalize. The journalities arise by implication from the particular. In other words, a poem is most often concrete and particular. The message, if there is any, in journal and abstract, it's implied by the images. Images in turn suggest meaning beyond the mere identity of the specific object. Poetry plays with meaning when it identifies, resembles or make comparison between things. तो इंग्लिश पोइट्री या कोई भी पोइट्री में जब हम वर्ड्स यूज करते हैं तो उसमें हम इमेजेस अपने रीडर अपने हिसाब से वर्ड्स के थ्रू इमेजेस अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है, जो हमारी पोइट्री को मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। फर्स्ट है रिदम। It is literally device which demonstrate the long and short patterns through stress and unstressed syllables, particularly in verse form. Rhythm is writing acts as beat does in music. तो रिदम का मतलब होता है कौन से वर्ड में आपने ज़्यादा स्ट्रेस डालना है, कौन से वर्ड को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, जिससे आपकी पोइट्री कुछ मीनिंगफुल बनती है। The use of rhythm in poetry arises from the need that some words are to be produced more strongly than others. They might be stressed for longer period of time. Second is rhyme. A rhyme in a repetition of similar sounding words occurring at the end of line in poems or songs. A rhyme is a tool utilizing repeating patterns that bring rhythm, musicality in poems which differentiate them from prose which plain. तो अगर हम रिदम या राइम की बात करें तो वो पोइट्री में होता है, प्रोज में नहीं। प्रोज सिंपल वर्ड्स में लिखी जाने वाली वो भी एक टाइप की पोइट्री है, लेकिन उसमें रिदम राइम पैटर्न्स नहीं होते, वो बहुत प्लेन रीड करनी होती है। लेकिन रिदम और राइम्स एक जैसे वर्ड्स ऐड करने में पोएम को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, उसको आप एंजॉय के साथ पढ़ते हो। उसके बाद है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन इज डिराइव फ्रॉम Latin's litera, its mean letters of alphabet. It is stylistic device in which a number of words having the same first consonant sign occur close together in a series. तो इसका सिंपल मतलब होता है जब दो कॉन्सोनेंट वर्ड्स स्टार्ट एक साथ होते हैं। जैसे हम एशियंट मरीनर की पोम में एग्जांपल ले ले, जैसे ब्रीज ब्लू, तो इसमें बी और बी एक साथ लिया गया है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है। फॉर्म फ्लू, फरो फॉलोड, फ्री, साइलेंट सी। ये आप देखते इसको बोला जाता है अलिट्रेशन, जो पोम को बहुत अच्छा बनाती है।
Next है assonance. Assonance take place when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sounds. तो ये सेम ही है लेकिन इसमें जैसे हमने उसमें कॉन्सोनेंट वर्ड की बात करी थी, इसमें वॉवल साउंड होता है जो साथ साथ में चलता है लेकिन उनका कॉन्सोनेंट अलग हो सकता है। तो इसका सिंपल मतलब है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स विदाउट रिपीटिंग कॉन्सोनेंट। कोई जरूरी नहीं कि आपने कॉन्सोनेंट को रिपीट करना है, आपको उसमें सिर्फ वॉवल साउंड को रिपीट करना होता है। उसके बाद है स्टैंजा। स्टैंजा सबको पता ही है। In poetry, stanza is a division of four or more lines having a fixed length, meter, or rhyming schemes. Stanza divides a poem in such a way that it doesn't harm its balance, but rather it adds beauty to the symmetry of a poem. Moreover, it allows poets to shift their moods and present different subject matter in their poems. Stanzas are a series of lines grouped together and separated by an empty line from other stanzas. They are the equivalent of a paragraph in an essay. तो जैसे ऐसे में हम लाइन या पैराग्राफ चेंज करते हैं, वैसे ही पोइट्री में स्टैंजा की इंपॉर्टेंस सिर्फ इसीलिए आती है ताकि उसमें पोइट अपने मूड को, अपने राइमिंग वर्ड्स को चेंज करके, अपने सब्जेक्ट को चेंज करके अच्छी खासी लंबी पोएम लिख लेता है। वन वे टू आइडेंटिफाई स्टैंजा इज काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स। तो कोई ज़रूरी नहीं कि 4 लाइनों के बाद ही आप स्टैंजा बनाएं। तो आपको जब भी आप कोई पोइट्री पढ़ते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा भी गैप देखते हैं तो वहीं पे समझ जाइए कि यहाँ पे स्टैंजा का यूज हुआ है। Traditional English language poem have different kinds of stanza. Couplet, it consists of two rhyming lines. Ter, uh, tercet, a tercet comprise three following lines, same rhyming scheme or having a rhyming patterns. Quatrain, it a form of stanza having four lines. मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, वो आप देख लेना. Quintain, it also refer to cinquain, is a stanza of 5 lines which may be rhyme or unrhyme and has a typical stressed pattern. Set is a kind of stanza that consists of 6 lines. It is a second division of Italian sonnet patrese following an octave or the first division comprising 8 lines. जिसमें 8 lines आती है उसको octave बोला जाता है. उसके बाद है उसके बाद वाला एलिमेंट आता है हमारा इमेजिनरी. इट मीन टू यूज फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन, आइडियाज इन सच वे दैट इज अपील टू अवर फिजिकल सेंसेस. पोइट्री में इमेजिनरी यूज करने का, जिससे हमको पोइट्री पढ़ते टाइम एक माइंड में हमारे इमेजेस क्रिएट हो जाए. Diction, it can be defined as style of speaking or writing determined by a choice of words by a speaker or a writer. For example, Keats in his ode to the Grecian urn used formal diction to achieve a certain effect. उसके बाद है काइंड्स और जॉनर ऑफ पोइट्री. तो पोइट्री बेसिकली तो वैसे 3 टाइप्स की होती है: नैरेटिव पोइट्री, ड्रामेटिक पोइट्री एंड लिरिकल पोइट्री. नैरेटिव पोइट्री में पोएम में हम कोई बहुत स्टोरीज बताते हैं. ड्रामेटिक पोइट्री में where speaker is someone other than poet himself. A dramatic poem often include characters and dialogue, जो मोनोलॉग जैसी होती है, लाइक जिसमें दो लोग बात कर रहे हैं, उसको ड्रामेटिक पोइट्री. एंड लिरिकल पोइट्री इज अ पोम विथ वन स्पीकर जो सिर्फ पढ़ के या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है. और अदर फॉर्म ऑफ पोइट्री देख लेते हैं. इन ये जो 3 मेन्स हैं, इसके अलावा और भी हैं, जैसे सोनेट. द वर्ड derived from Italian word sonetto. It means a small or little song or lyrics. In poetry, a sonnet has 14 lines. Very important. Each line has 10 syllables. It has a specific rhyme scheme. Generally, sonnets are divided into different groups based on the rhyming scheme they follow. The Italian or Petrarch sonnet, named after Francisco Petrarch, the Italian poet, was introduced into English poetry in the early 16th century. तो फ्रांसिस्को ने ये सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश पोइट्री में. इट्स 14 लाइन ब्रेक इनटू एन ऑक्टेव. द इंग्लिश सोनेट डेवलप्ड बाय हेनरी हॉवर्ड, Earl of Surrey, consists of 3 quatrain and a couplet, also popularized by Shakespeare and now known as Shakespearean sonnet. तो जो राइटर्स अपने हिसाब से सोनेट को लिखते हैं उनको उन्हीं के नाम से फेमस हो जाता है. उसके बाद आता है ओड. It is a literary technique that is lyrical in nature but not very lengthy. Like odes होंगी वो बहुत छोटी छोटी होंगी. You have often read odes in which poet praise people, natural scenes and abstract ideas. तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में वो छोटी सी पोइट्री लिख देते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए.
It is highly solemn and serious in its tone and subject matter and usually is used with elaborate patterns of stanzas. However, the tone is often formal. तो जब हम किसी के बारे में ओड लिखते हैं तो थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट मैटर लाइक उसकी जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो थोड़ा सीरियस आ जाता है, बस इसमें डिफरेंट यही है कि ये थोड़ी लेंथ में स्मॉल होती हैं. An epic poem is long, usually book length, that has heroic or adventurous theme can sometime be related to mythology. तो एपिक में हम बहुत बड़ी बड़ी पोइट्री लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी पोइट्रीज होती हैं, बहुत लेंदी होती हैं, जिसमें माइथोलॉजी ही ज़्यादा होती है. जैसे आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी पोइट्री है. एलेगी, a melancholic poem in which poet lamentate the death of subject. तो melancholy मतलब उदासता या उदासीनता, जिसमें पोइट दुख प्रकट करता है, दुख शो करता है अपनी पोइट्री के थ्रू. एपिटा, पोम यूज्ड इन एन इंस्क्रिप्शन और टॉम्बस्टोन ऑफ डेड पर्सन. मतलब किसी के मर जाने के बाद जो पोएम लिखी जाती है उसको एपिटा बोला जाता है. Free verse is consist of non-rhyming lines without any metrical pattern but follow a natural rhyme. For example, Come Slowly, added by Emily Dickinson. तो ये फ्री वर्स में ऐसा कुछ नहीं होता. आपको कोई भी पोइट्री जब आप लिख रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको राइमिंग वर्ड्स देखना है या मीटर देखना है या स्टैंजा देखना है. ये बहुत नॉर्मल पोएम लिखी जाती है. Ballad is a type of narrative poem that narrate a story, often talk about folks or legendary tales. तो जो पुराने जो हमारे इतिहास या हिस्ट्री के बारे में जो पोम्स लिखते हैं उसको बैलेड बोला जाता है. Limerick, it is a type of humorous poem with five anesthetic line in which first, second or fifth line have 3 feet and third and fourth have 2 feet with a strict rhyming scheme of this. तो जो लाइमरिक है ये बाकी पोम से थोड़ी सी डिफरेंट होती है. इसमें कॉमेडी, इसका जो मेन सब्जेक्ट वो कॉमेडी वाला होता है और इसकी एक पर्टिकुलर स्क्रीम लाइन ही होती है, लाइक आप इसमें चेंज नहीं कर सकते. उसके बाद आता है फिगरेटिव या कॉनोटेटिव डिवाइस. अब सिर्फ पोएम में ये तो हमने देख लिया कि कितनी टाइप्स की होती हैं. अब इनको लिखने के लिए क्या क्या यूज होता है वो हम देख लेते हैं. पहला है सिमली. इट इज ए रेटोरिकल term used to designate the most elementary form resemblance. Most similes are introduced by like or as. These comparisons are usually between dissimilar situation or object that have something in common, such as my love is like a red rose. इसमें आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं like और as के थ्रू. उसके बाद है मेटाफर. मेटाफर लीव्स आउट like एंड as, इसमें भी like और as यूज होता है but implies a direct comparison between object और situation. तो आप इसमें एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं. उसके बाद है नेक्स्ट आता है सिनेक्डकी. इट इज ए फॉर्म ऑफ मेटाफॉर विच इज मेंशनिंग एन इम्पॉर्टेंट पार्ट सिग्निफाइज द होल. इसमें सेम ही चीज है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें एक छोटे से पार्ट को पूरे होल से कंपेयर किया जाता है. Next है metonymy. It is similar to uh, its form of metaphor allowing an object closely associated with an object or situation to stand for the thing itself. Next is symbol. A symbol is like a similar metaphor with the first term left out. Like my love is like a red rose is a simile. If through persistent identification of the rose with the beloved woman, we may come to associate the rose with her and her particular virtues. At this point, the rose would become a symbol. तो अगर हम symbol की बात करें किस चीज से compare किया गया तो वो symbol बन जाता है. Elegy, it is can be defined as one-to-one correspondence between a series of abstract ideas of images or pictures presented in the end form of story or a narrative. Personification, it occurs when you treat abstraction or inanimate object as human, that is giving them human attributes, powers or feelings. तो किसी भी नॉन लिविंग थिंग को जब आप ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं. आयरनी, इट में टेक्स मैनी फॉर्म. आयरनी का सिर्फ कोई एक लिखने का एक तरीका नहीं है. मोस्ट बेसिकली आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एक्चुअल इंटेंट इट एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स दैट कैरी द ऑपोजिट मीनिंग, लाइक टोंट मारना वाला.
जो आप बोलना चाह रहे हैं उसका एक्चुअली ऑपोजिट मीनिंग होता है। पैराडॉक्स, इट इज यूजुअली अ लिटरल कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टर्म और सिचुएशन। ऑपोजिट चीजों की बात करने को पैराडॉक्स बोला जाता है। तो लास्ट हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश। English poetry has witnessed a long and worthy history. Poets begin writing in old English as early as the 7th century। तो अगर हम सिर्फ इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पोइट्री की बात करें, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, लिखी हुई है बहुत सारी पोइट्री, लेकिन इंग्लिश की अगर बात करें तो जो पुरानी इंग्लिश थी उसमें 7th सेंचुरी तक का रिकॉर्ड है हमारे पास कि तब पहली पोइट्री लिखी गई थी। But the most famous old poem, English poem is Beowulf. Beowulf has been dated to the 8th century। तो अब तक की सबसे पुरानी पोइट्री इंग्लिश में है बेउल्फ, जो 8th सेंचुरी में लिखी गई थी। बेउल्फ deals with the adventure of a brave warrior in pre-Christian Europe. He kills two monsters, become a king, and then kill a dragon before dying of his wounds। ये पोइट्री की थोड़ी सी समरी है। बेowulf is an example of an heroic epic, a long narrative poem that mix history and legends। तो ये इसकी थीम है। There were other heroic epics written at this time, but only parts of them have survived। Poetry from this time very rarely rhymed, but often use alliteration in which a sound is repeated throughout each line। अभी हमने पढ़ा ही था। तो इस टाइम की हमारे पास ये एक पोएम है, बाकी है लेकिन उसका बहुत सारे हिस्से हमारे पास नहीं है। तो पोइट्री इन इंग्लिश हैज विटनेस वेरियस स्टेजेस इन डिफरेंट पीरियड्स। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अलग अलग पीरियड्स में जो पोइट्री थी उनका थीम क्या था। There were many poets writing in English during the Middle Ages. Poetry from this time was often religious or romantic in nature। तो मिडिल एज की पोइट्री की थीम थी रिलीजियस या रोमांटिक। द लॉन्ग पोम Sir Gawain and the Green Knight is about a quest taken up by one of the knights of King Arthur's court. It deals with the common romantic themes of honor and chivalry. Praise Ploughman, a poem written by William Langland, is an elegy about the search for a religious life. Perhaps the most famous poet from this period is Geoffrey Chaucer, whose collection of poetic stories, the Canterbury Tales, are still taught to children in schools। तो ये मिडिल एजेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ जो इन पोइट्री को पढ़ के आप आइडिया लगा सकते हैं इसमें रिलीजियस और रोमांटिक जिस नेचर की बात करी है। उसके बाद है रिनांसी इफेक्ट। आफ्टर द रिनांसिस इंग्लिश पोइट बिगन एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग। द पोइट Thomas Waite's sonnet, an Italian style of poetry in which each poem consists of 14 rhyming lines. Other poets such as Thomas Campion wrote songs in which their poetry was set to music. Edmund Spenser returned to old heroic style when he wrote The Faerie Queene, a long poem dealing with the adventure of several questing knights. John Donne, who 15 considered one of the metaphysical poets, wrote intelligent poetry in which theme as love and death were explored through metaphors। तो हमने देखा कि रिनांसे में रोमांस और जो मेटाफर और म्यूजिक ये सारे थीम्स थी। इसमें भी बहुत सारे के एग्जाम्पल और उनके पोइट्री के नेम हैं। द रोमांटिक। At the end of the 18th century, English poetry went through a golden age. Many poets from this time belonged to the Romantic movement, in which creative expression was given absolute importance, and many of the constraint and rule of early poetry was done away with। तो द रोमांटिक जैसे 18th सेंचुरी के एंड में जो पोइट्री थी वो पूरी की पूरी रोमांटिक थीम से भरी हुई थी। Lord Byron was a poet and adventurer. He wrote masterpieces such as Don Juan and Childe Harold's Pilgrimage before he died in Greece fighting against the Ottoman Empire. John Keats wrote some of the most beautiful love poems in the English language and died when he was only 25। William Wordsworth wrote a lot of poetry of nature and brought a turnaround in his style and the thought process of his successors। Like जो उन्होंने पोइट्री लिखी उसके बाद उन काफ़ी सारे राइटर्स ने उन्हीं की थीम के ऊपर बहुत सारी पोइट्री लिखी।
सैम्यूल टेलर कॉलरिज suffered from poor health and depression and was addicted to opium, एक टाइप का नशा, but wrote astonishingly complex and captivating poems such as the famous Rime of the Ancient Mariner. Percy Bysshe Shelley wrote poetry influenced by classical mythology and was an early advocate of pacifism and vegetarianism. He died in a storm at a sea before he was 30 years old. The life of many romantic poets was characterized by tragedy, but they wrote some of the most enduring and most poems in the English language. जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है वो हमको इसी एज में मिलती हैं. The Victorian poetry. The Victorian poets and the pre-Rabbinists followed by romantic poets. तो romantic के बाद जो Victorian age आई थी. Alfred Lord Tennyson was the poet laureate of England for many years and wrote lyrical poems characterized by perfect and precise use of English language. Elizabeth Barrett Browning wrote religious poetry with modern bent. William Butler Yeats was an Irish poet whose poem was full of symbolism as well as beautiful imagery. His poems were often inspired by Irish legends and he was awarded the Nobel Prize Literature in 1923. तो इस विक्टोरियन एज में भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट थीम तो सेम थी, लेकिन इसमें राइटर्स ने अलग अलग मतलब अलग अलग पोइट्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स लिखी हैं जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं. Last and modern age, the 20th century saw the birth of modernist movement in English poetry. T.S. Eliot wrote shockingly original poems that deal with bleak and existential themes, but were still strangely beautiful and compelling. तो जो टी एस एलियट ने जो मॉडर्न थीम जो हमने पढ़ी जिसमें अपने आप में रहना, लोगों के अंदर डिप्रेशन, गुस्सा, एलिनेशन जैसी फीलिंग, ऐसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने पोइट्री लिखी और वो भी इतनी ओरिजिनल और इतनी ब्यूटीफुल कि आप पढ़ के समझ भी नहीं पाएंगे कि उसका कि वो पोइट्री इतनी सीरियस टॉपिक पर लिखी जा सकती है. Ezra Pound was a friend of T.S. Eliot and another prominent poet who was concerned with the clarity and precision of the English language. Perhaps the most famous poet for this period was Dylan Thomas. He wrote at the same time as a modernist but isn't considered a modernist poet. लिखा तो उन्होंने इसी टाइम पर लेकिन उनको ऐसा माना नहीं जाता. His poems are known for their unique imaginary and versatile use of words and rhyme. The appeal of poetry is universal and for people who are learning English as a second language, English poetry can be easier to read than novels and more interesting than article or essay. तो पोइट्री जब हम पढ़ते हैं तो वो नॉवल से ज़्यादा इजी लगती है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं. Epic poems such as Beowulf and a Fairy Queen are probably not a good place to start, but poems by the Romantic and Victorian poet are often simple and easy to understand, while still being example of beautiful and refined English. तो इसमें एग्जाम्पल और पोइट के नाम सब दिए हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.